बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। वहाँ पे मईशत के हवाले से हम आपको बताते हैं, माशरत के हवाले से बताते हैं, जिस तरह से कश्मीरियों को दीवार के साथ लगाने के लिए नए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उस हवाले से बताते हैं। जो कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की जो मुस्तक़बिल है वो कश्मीर की यूथ से वाबस्ता है, और यूथ वहाँ की उसका जहन बहुत ज़रखेज़ है। वो पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो दुनिया में जो बसने वाले 7 से 8 अरब लोग हैं उनकी तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन भारत का जो मकसद है कि कश्मीरी यूथ किसी तौर पे भी वो आगे ना आए, अपने तालीम के मैदान में कोई परफॉर्म ना कर सके, किसी फील्ड में कोई परफॉर्म ना कर सके, उसको प्रैक्टिकली जिस तरह से उन्होंने किया है कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो हम मुख्तलिफ़ इंस्टेंसेस से आपको बताते हैं। अगर हम देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर की सूरत हाल, तो कश्मीर का कश्मीरी अब मेरिट के ऊपर वहाँ पे दाखिले भी नहीं ले सकता। मकबूजा कश्मीर से बाहर आ जाएं तो भारत के अंदर जो कश्मीरियों के साथ सलूक रवा रखा जाता है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी मैच के अंदर हिंदुस्तान की दुर्गत बना दी जाए, तो सख्ती किस पे आती है? कश्मीरियों पे आती है। उनको इतना मारा पीटा जाता है और उनको ज़दोकोब किया जाता है कि उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात कर लें, तो इन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो स्टूडेंट्स मकबूजा कश्मीर से आकर आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ेंगे तो उनको इक्वलेंस नहीं दी जाएगी, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह यानी जिसका बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है कि आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आप जितना भी पढ़ लें यहाँ से, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। फिर जो कश्मीरी बाहर हैं, अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे हमने ईरान में देखा या यूक्रेन में देखा, वहाँ पे जो इशू है, तो सबसे लास्ट किसी के पास अगर कोई हेल्प पहुँचती है ना जी, वो कश्मीरियों के पास पहुँचती है, उन यूथ के पास पहुँचती है। अब कश्मीरी यूथ कहाँ पे जाएँ? इस हवाले से ज़रा हम बात करेंगे कि जो मुस्तक़बिल को, कश्मीर के मुस्तक़बिल को जो टारगेट करने की एक प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ एक साजिश और एक उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस पर प्रोग्राम के पहले मौजू में बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया। हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा बन रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। ज़ाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम। नाइला अल्ताफ़ कियानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं और नामवर तजियाकार हैं। इम्तियाज़ वानी साहब हुर्रियत की तर्जुमानी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। और राजा सज्जाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, थिंक टैंक से इनका ताल्लुक़ है, बड़ी बेबाक आवाज़ हैं, मुजफ्फराबाद से ये आवाज़ निकलती है तो पूरी दुनिया इसको सुनती हुई है। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के तलबा का मुस्तकबिल खतरे से दो चार कर दिया। पहले तालीम पर पाबंदियां, फिर मुतनाज़ा कोटा सिस्टम को हथियार बनाया गया और फिर कश्मीरी नौजवानों के लिए तालीम के साथ साथ रोजगार के मौक़ों को भी महदूद कर दिया गया। इन्हीं जालिमाना और जाबिराना पॉलिसियों के तहत तलबा ने डिजिटल दस्तखती मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम के तहत अब तक 6,500 से जायद दस्तखत करवाए जा चुके हैं, जबकि तलबा का हदफ है कि वो 50,000 तलबा को इस मुहिम का हिस्सा बनाएं। तलबा का कहना था कि काबीना की ज़ैली कमेटी में कोटे से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट महकमा कानून को पेश किए हुए 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तलबा ने निशानदेही की कि 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मातहत मोदी की हिमायत याफ्ता इंतजामिया ने पहाड़ी बिरादरी को 10% रिजर्वेशन दिया था, जिससे नौजवानों के लिए नौकरियों और दाखिलों में मजीद मौके कम हो गए थे। तलबा कहते हैं कि वज़ीर आला को पेश की गई पहले की ऑफलाइन मुहिम को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा कोशिश हुक्काम को जवाब देने पर मजबूर कर देगी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब ज़रा कुछ शॉर्ट्स की तरफ आते हैं। कुछ वादे वईद उमर अब्दुल्ला की इस टुथलेस हुकूमत ने किए, ख़ुद उनके MP आगा रूल्ला क्या कहते हैं, और जो बाकी मामलात हैं इस हवाले से जो आज से 5-6 महीने पहले हुए, वो क्या हुए, आपको ये दिखाते हैं। हम चाहते थे कि ये सब कमेटी का काम जो है वो टाउन टाइम बाउंड मैनर में हो, तो अगर उस पर जवाब दिया है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स। अगर ये सेटिस्फाइड है तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। पॉजिटिव बात ये है कि इसमें कमिटमेंट दी गई है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर इस पे काम किया जाए, और उस टाइम का मुझे लगता है कि 1 महीना पहले ही गुजर चुका है, अब 5 ही महीने बचे। और जैसा कि ये कहते हैं कि मुमकिन है कि इन 5 महीनों से पहले ही काम हो, और मैक्सिमम टाइम उन्होंने 6 मांगा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 महीने चाहिए,
मैक्सिमम टाइम उन्होंने कहा कि 6 महीने, एंड दे विल ट्राई कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ही 2 महीने में 3 महीने में ही ये कंक्लूजन पे। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं आपको ज़रा दिखाते हैं। हम अभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो अभी चंडीगढ़ में हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम डरे हुए हैं। हमारे पे लोकल्स गालियाँ दे रहे हैं, हमारे पे मतलब गंदे गंदे चीज़ें बोल रहे हैं हमारे पे, जो हमसे बियर नहीं हो पा रही है। कल से हम लोग भूखे बैठे हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए ताकि हम घर सेफली पहुँचे जाए। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे। और अब ये शॉट भी देख लीजिए। जब हमने ऑनरेबल सीएम से बात की थी उस वक्त हमें कहा गया था कि विद इन 6 months वी विल रैशनलाइज रिजर्वेशंस। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द रिपोर्ट, इट वाज अबाउट द एंटायर रैशनलाइजेशन प्रोसेस। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये खिंच गया है मसला। तो नाउ वी होप, वी रिमेन होपफुल कि नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग तक एक डिसाइसिव रिपोर्ट आए ताकि जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन को रिलीफ मिले। और खुदा न खास्ता अगर नहीं मिलता है तो देन वी विल हैव नो ऑप्शन बट फिर डेमोक्रेटिक मीन्स से उसको अपने तरीके से फिर मतलब उसको एड्रेस करना है। हमने काफी स्ट्रगल किया है तो वी विल कीप स्ट्रगलिंग फॉर इट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी रिपोर्ट आए दैट शुड बी फेयर, दैट शुड बी जेन्युइन एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट द ग्राउंड रियलिटीज। हमने कहा कि जो नेक्स्ट कैबिनेट मीट होगी उसमें हम वी विल जस्ट पुट इट ऑन द बिफोर द कमिटी, उसके बाद वी विल मेक द रिपोर्ट पब्लिक। उस चीज़ के लिए हम आए कि विदाउट फर्दर डिले दे शुड कॉल कैबिनेट मीटिंग, रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए एंड उसके बाद वी विल सी द रिपोर्ट, वी विल रीड द रिपोर्ट। इफ द रिपोर्ट हैज डन द जस्टिस देन इट इज़ ओके। शॉट्स आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले मैं जल साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। कश्मीरी यूथ क्यों टारगेट है इंडिया का इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत सलाम। कश्मीरी यूथ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वेयर एवर इट इज़, ये टारगेट है इस वक्त आरएसएस का, भारत का। जो नया भारत सामने आया है, भारत था तो ऐसे ही बट अभी बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। सेफ्रनाइज्ड भारत, जिसके अंदर जिसने बहुत जल्द सफ़र तय किया सेकुलराइजेशन से, हम कहते हैं ना कि सेकुलराइजेशन से सेफ्रनाइजेशन का जो सफ़र है वो बहुत जल्द उसने तय किया है। सो दे हैव द एनिमी विद इन, जिसमें लीड एनिमी जो है तमाम माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन लीड एनिमी विल ऑलवेज रिमेन द मुस्लिम, चाहे वो न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है या श्रीनगर में बैठा हुआ है। अब श्रीनगर का जो कश्मीरी मुसलमान है वो एक्चुअली उनके लिए वो एक पाकिस्तानी मुसलमान है और एनिमी विदाउट में पाकिस्तान लीड में है। बाकी उनके सराउंडिंग्स में एक हेजमॉन का एक नेचर होती है एक स्टेट की, कि वो अपने इर्द गिर्द किसी मुल्क को और फैलता फूलता मज़हब को, आइडियालॉजी को नहीं देख सकता। और यही एप्लीकेशन भारत ने हमने की हुई है। और भारत के इन अज़ाइम को रोकने के लिए सिर्फ एक ही रुकावट है, वो है जो डिफाइंस जो पाकिस्तान से जन्म लेती है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई लोगों से जन्म लेती है, जो कश्मीरियों को एक सपोर्ट फ्राहम करती है, कश्मीर मॉरल कश्मीर सपोर्ट। इज पाकिस्तान और पाकिस्तान इज कश्मीर। ना मैं आज मुकम्मल आज़ाद हूँ ना आप मुकम्मल आज़ाद है, क्योंकि अभी तक आज़ादी मुकम्मल उसी वक्त होगी जब हमारा कश्मीर हमारे पास होगा। तकमीले पाकिस्तान जी, तकमीले पाकिस्तान होनी है। तो रूह जिस्म और तो मौजूद है हमारा, लेकिन रूह और दिल अभी हमने लेना है और वो वहाँ पर मौजूद है। तो वो पाकिस्तान ही उसको टारगेट करते हैं। अभी आप देखें ना, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट, वो वॉर को भी पहले तो हाइब्रिड में रखता है, प्रॉक्सी वॉर करता है पाकिस्तान में कि अंदर से तोड़ता है, और फिर लिमिट रखना चाहता है इसको पंजाब में, इंडियन पंजाब में और इंडियन कश्मीर के इलाकों में। अब कश्मीरी उधर मरे या इधर मरे, जंग मेरी इधर के गोला उधर गिरे, तो तकलीफ तो मुझे और आपको होनी है ना। यही फिर सिखों के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, वी आर इम्प्रूविंग। वो उनके साथ उनकी इबादत गाहें हमारे से मिलती हैं, वो भी विक्टिम है। अगर आप 1984 की वो दीवारें ब्लू स्टार वाली जरा जाके साफ करेंगे तो आपको गोल्डन टेम्पल की दीवारों पे अभी भी सिखों का खून नजर आएगा। सिख, गुरवंत सिंह टारगेट होता है अमेरिका में, नजर सिंह मर्डर होता है कनाडा में, तो सिख भी उनका टारगेट है। इस वॉर के बीच में इन्होंने 5 मिसाइल अपने ही अमृतसर और उन रीजन्स में पंजाब के ऊपर फायर करके, ताकि तो ये एनिमिटी है। तो कश्मीरी नौजवान जो है, चूंकि वो निशान है, जामिन है इस फ्रीडम मूवमेंट, जामिन है, ये बड़ी अपनी इंपॉर्टेंट बात, और वो इसको ले चुका है। अभी तो ये उनके खून में रच बस गई है। तो इंटिमिडेशन, कोरिजन, और अभी ये जिस तरीके से डेमोग्राफिक कू उन्होंने वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट एक्ट्स ला रहे हैं, लॉज ला रहे हैं, उस पर आगे चल के बात हो सकती है। तो ये नौजवान उसका टारगेट है। वो इस नौजवान के जज्बे से, इसके मकसद से, मकसद हयात जो अभी कश्मीरी नौजवान को, उससे डरता है, क्योंकि वो ट्रिकल करेगा पूरी आज़ादी पूरे माइनॉरिटीज़ की जो इंडिया के अंदर रहती है, और इंशाल्लाह ये होकर रहेगा। दैट्स वाई ये नौजवान अभी कहना चाह रहे हैं कि बुरहान मुजफ्फर वानी जो है
वो शहीद इन्होंने कर तो दिए, लेकिन इसके साथ कई बुरहान मुजफ्फर वानी लाखों की तादाद पे मौजूद हैं। ऑफ कोर्स देखिए, जब आप इतनी कोरिजन और इतना जुल्म होगा तो रेजिस्टेंस तो रहनी है। देखिए मुसलमान के खून में डिफाइंस है, हुसैनियत इट रिजाइड्स इन एवरी इंडिविजुअल। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जैसे मैं पहले बात करते हैं, डिफाइंस उसका नेचर। अभी जो पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये 4 डेज वॉर है, वो किस चीज़ को, 4 चीज़ों को वो बड़ा प्रोमिनेंटली दिखा रही है। पहली चीज़ ये डिफाइंस है कि हम किसी की इजारादारी नहीं मानते। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया है, जिसमें उनके आपने जहाज़ भी मार गिराए, फिर आपने अपनी पोटेंशियल शो की, और उसके बाद एक अनबाउंडेड रिजॉल्व जो शो किया पूरी कौम ने। तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में तो कॉन्टेक्स्ट में पूरी कौम एक है, और उसमें ये जो कश्मीरी नौजवान चाहे इधर है चाहे उधर है, वो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डिफाइंस। ठीक है, मैं इसमें इम्तियाज़ वानी साहब आपको शामिल करूँगा। इम्तियाज़ वानी साहब ये बताइएगा कि जो वादे वईद उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने किए इन कश्मीरी यूथ के साथ, और आपने देखा एक कमेटी भी बनाई, अब तक उस कमेटी का कोई रिज़ल्ट नहीं आया, क्या ये जानबूझकर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी एक कश्मीरी है, क्या ये जानबूझकर उनको मिसलीड कर रहे हैं, उनको ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसकी आगे मंजिल फिर इनको पता है कि क्या होना है? जिस तरह आपने देखे बात की उमर अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला के हाथ में तो कुछ नहीं है, वो आपने देखा भी है, जिसको 13 जुलाई को उसको जाने नहीं दिया गया। तो इसी तरह जो है मकबूजा कश्मीर के जो यूथ है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो वहाँ पर आप देखें, अगर रेशो देखें तालीम का बहुत पहले हाई था, अब वो रुक चुका है। वजह यही है कि इंडिया उनको आगे नहीं आने देते हैं। एक तो वो कोटा सिस्टम जो है, पहले जो कोटा सिस्टम था, एक तो उसमें भी कमी की गई है। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ़ कॉलेजों में जब वो बाहर जाते हैं, किसी हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है उनको जो है कदगने वहाँ लगाई जाती है। एक तो RSS के गुंडे उनको वहाँ तंग करते हैं, और फिर वो जो मकबूजा कश्मीर के जो वहाँ पर लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, वो भी फिर कतराते हैं। दूसरी, वहाँ उनका मुस्तकबिल पहले से ही तबाह हो चुका है, ना उनको वहाँ पर नौकरियाँ भी मिलती है, ना उनको इस तरह पढ़ाई दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर आए रोज़ या तो कर्फ्यू होता है, या उनको जो है मुख्तलिफ़ बहानों से जेलों में भी डाला जाता है। हमारे हज़ारों नौजवानों को शहीद भी किया गया अभी तक, और हज़ारों नौजवान इस वक्त भी मुख्तलिफ़ जेलों में बंद है। इसी तरह देखें, हमने हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह कहा था कि जितने भी यहाँ पर आना चाहते हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल के शोबे थे, इंजीनियरिंग के शोबे थे, मुख्तलिफ़ शोबे थे यहाँ पर तालीम, जब वो उन्होंने तालीम मुकम्मल की, वहाँ पर उनको NOC नहीं दी गई, ना उनको कहा गया कि हम आपको कोई मुलाजमत देंगे। तो ये चीज़ें जो है हिंदुस्तान अभी भी कर रहा है, और वहाँ पर जो है नौजवानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो किसी से डिक्की छुपी वाली बात नहीं है। वो हर देखे, आप सोशल मीडिया पे देखें, आए रोज़ जो है वो ऐसी बातें आ रही है। और जिस तरह आपने उमर अब्दुल्ला का कहा है, उसने अगर कोई कमेटी भी बनाई है, अब देखिए ना, मजबूर हो गए, उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दी है। देखिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है, उसमें तो काफ़ी सारी तादाद जो है हज़ारों में जो उस पर दस्तखत भी किए, वो कर भी लेंगे। वो जिस तरह उनके टारगेट है कि 50,000 करीब जो है, बात यह है कि कर तो वो लेंगे, वो 50,000 के आगे लाख कुछ भी कर लेंगे, नहीं करने के बाद क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, और ना उनकी कोई सुनवाई होगी, क्योंकि भारत ऐसा है ना कि वो एक मकार है, और वही जो मैं कह रहा हूँ, बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो ये उसकी है। और ख़ासकर BJP की जो हुकूमत है, वो तो मुसलमानों के ऐसे खिलाफ है, ख़ासकर मकबूजा कश्मीर के आवाम, वो तो हर एक बच्चे को पाकिस्तानी समझते हैं, और वो उनके लिए कुछ नहीं करनी है। सही है, बिल्कुल। मैं नाला साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि कश्मीरी जो यूथ है, जिसने जल साहब ने भी बताया, वानी साहब ने भी जिक्र किया, इसको हर एक कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी इसके लिए मौजूद नहीं है कि जिसमें ये प्रोग्रेस कर सके। ना कारोबार के लिहाज से, आपने देखा PhDs जो हैं वो रोड के किनारे वो सेब का जूस बेचते हुए नज़र आते हैं, और उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में ये कश्मीरी यूथ है, अगर वापस जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती। हिंदुस्तान में जिस तरह का सलूक, तो आपको लगता है कि एक पूरा माइंडसेट जो प्लानिंग के साथ काम कर रहा है कि यूथ को टारगेट करना है? आपने भी देखा कि जब मॉनसून सेशन हुआ हिंदुस्तान की अपनी जो लोकसभा है उसमें, तो हमारे जो इंजीनियर रशीद जो जेल से इलेक्शंस जीते थे, उन्होंने वही बात दोहराई जो बहुत अरसे से हम कह रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमें ऐसा दिखाई देता है कि हिंदुस्तान को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। तो ये आवाज़ें जब खुद वहाँ से आना शुरू हो गई हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। कोटा दुनिया भर में हर जगह होता है, आपको मालूम है। जो
तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ख़ुद अमेरिका है, वहाँ पे भी कोटा है, लेकिन वो कोटा होता है रेस पर, जेंडर पर, या जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए, या जो माइग्रेशन का बैकग्राउंड रखते लेस हैं, प्रिविलेज्ड हैं, एग्जैक्टली, उनको और उनके मेनस्ट्रीम लिए किया जाए। एग्जैक्टली एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, एक इक्विटी के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कबाइल की बुनियाद पर कोटा दिया जा रहा है, रेस की, एथनिक ग्रुप्स की बुनियाद पर कोटा दिया जा रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया। 2024 में 575 पोस्टें आई लेक्चरर्स की, जिनमें से ओनली 238 रह गई जनरल पब्लिक के लिए, जिसका मतलब 41% कह रहे हैं कि मेरिट पे आप लोग कम जाएंगे, कोटा पे ज्यादा आएंगे। 41% हो गया आम लोगों के लिए, और 60%, 59 पॉइंट समथिंग परसेंट हो गया कोटा पर। कहीं होता है वैसे ये आप खुद अंदाज़ा करें। इसके अलावा ये है ना, मसला ये है कि कोटा अमूमन इक्विटी के लिए दिया जाता है, जैसे हमने पहले कहा, पर यहाँ पे आप कोटा क्यों दे रहे हैं? बकरवाल कबीले से भी आप पहाड़ी अलहदा कर रहे हैं, वोटर बेस बना रहे हैं, आप कबाइल को आपस में लड़ा रहे हैं, एग्जैक्टली आप मेरिट को ख़त्म कर रहे हैं। 40% आपने टोटल मेरिट रहने दे दिया है, इसका मतलब है ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, और आप कबाइल को आपस में लड़ा रहे हैं। वो समाज जो कभी आप कश्मीरी और जम्मू वाल के हिसाब से अलहदा कर देते हैं, अब आपने उसको गुजर बरादरी के अंदर भी प्रॉब्लम्स करके उनको भी अलग कर दिया कि पहाड़ी अलग हैं और फलां अलग हैं। आप एक एथनिक ग्रुप को, जो मोस्ट प्रॉबेबली कश्मीरी ग्रुप है, उसे पीछे करना चाहते हैं, और उसके लिए बाकी एथनिसिटीज़ जो हैं वो उन्हें आगे लाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत संजीदा गौर करने वाली बात है कि हिंदुस्तान मुसलसल जो हमारे नौजवान हैं उनको हर चीज़ में से, जॉब्स में से। आपको क्या लगते हैं? तो हमने इस्टेब्लिश किया कि इससे हमें पता चलता है कि एक सियासी है, इनका मकसद क्या है? एक तो स्टूडेंट्स को, कश्मीरी यूथ को बिल्कुल जहाँ पे हमने देखा कि एक इस चीज़ को भी शायद अप्रिशिएट करें, इस फैक्ट को भी, कि जिस जगह पे तहरीक ने ज़ोर पकड़ा है वहाँ पे इनका ये वाला कोटा सिस्टम ज़्यादा इन्होंने लागू करने की कोशिश की। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे कि पहले आपको कहा कि जो कश्मीरी एथनिक ग्रुप्स हैं उन्हें पीछे करने के लिए बेसिकली यहाँ पर और कबाइल लाए गए। आपने पहले कहा बैकवर्ड ग्रुप्स, फिर आपने कहा कि गुजरवाल, जो गुजर बरादरी है उसके अंदर एक और पहाड़ी ग्रुप, उनके लिए 10% अलहदा कोटा कर दिया। फिर आपने कहा जो आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर मुतय्यन हैं उनके बच्चों के लिए अलहदा कोटा। तो आप असल में ये करते जा रहे हैं कि आप कश्मीरी नौजवानों को पीछे करते जा रहे हैं, और असल में आप ये नहीं चाहते कि उनके पास पढ़ने का या प्रोग्रेस करने का कोई भी मौका रहे। जो स्टार्टअप्स लोगों ने, बच्चियों ने, नौजवानों ने शुरू किए थे, वो आपने इंटरनेट की बंदिशें लगा के, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट है हिंदुस्तान में जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो इंटरनेट की बंदिश स्टार्टअप आपने बंद कर दिए। तो लिहाजा आप ये चाहते हैं कि उनको ना फाइनेंशियली, ना ही उनको एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन का भी आपने देखा कि पब्लिक स्कूल्स में, आपके प्रोग्राम में हमने जिक्र भी किया कि पब्लिक स्कूल में 61% में तो बिजली जैसी सहूलत ही नहीं है। तो ये हर तरह से हमारे नौजवानों को फेल करने, पीछे करने और डिप्रेशन में डालने की कोशिश है। सही है। राजा सज्जाद साहब ज़रा बताइएगा, एक तरफ ये जमात इस्लामी के स्कूल बंद कर रहे हैं और हमने देखा कि असातिज़ा जो हैं वो भी मुलाजमतों से फारिग कर दिए गए, हज़ारों की तादाद में जो बच्चे हैं वो भी तालीम से महरूम कर दिए गए। दूसरी तरफ ये विद्या भारती स्कीम जो है उसको लेकर आ रहे हैं, जो इनका RSS का एक एजेंडा है। वहाँ पे मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर उन्होंने स्कूल्स बनाए हैं जहाँ पे वंदे मातरम और जय श्री राम, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे हो रही हैं। डोंट यू थिंक कि ये एक जो कल्चरल जेनोसाइड की तरफ, जिस तरह डॉक्टर स्टैंटन ग्रेगरी ने भी बात की थी अपने 10 पॉइंट्स एजेंडा के अंदर, ये जो सारी स्कीम ऑफ थिंग्स है ये उस तरफ लेकर जाया जा रहा है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कश्मीरी यूथ इन योर आई? एक तो जो 5 अगस्त के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का एजेंडा है, वो सिर्फ एनेक्सेशन ही नहीं था कि ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को एनेक्स कर दिया जाए हिंदुस्तान के साथ। साथ साथ उनका ये था कि डिसएम्पावर किया जाए वहाँ के लोगों को, यूथ को। और डिसएम्पावरमेंट वो चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, सोशल रिप्रेजेंटेशन हो, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन हो या कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो, उन सब में वहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया जा रहा है। और अगर आप इस अरसे के दौरान वहाँ पे तैनातियाँ देखें तो हिंदुस्तान से लाकर वहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, और हिंदुस्तान से भी उन लोगों को लाया जा रहा है जो हिंदू धर्म पर, हिंदुत्व के एजेंडे के तहत काम करने वाले हैं। उनको इंतज़ामी पोस्टों पर और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इंडक्ट किया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ पे वंदे मातरम और जो रिलीजियस और कल्चरल कश्मीरियों की, चूँकि जो कश्मीरियत है या कश्मीर की जो पहचान है वो 2 बुनियादी फैक्टर्स हैं। तो वो जो कल्चर है उसको ख़त्म करने के लिए
चूंकि जो कश्मीर का कल्चर है वो कनेक्टेड है इस्लामी कल्चर के साथ, इस्लामी तहजीब के साथ, इस्लामी तमद्दन के साथ। तो ये जो सारा कुछ वहाँ पे सफ्रोनाइजेशन का या दतवा का किया जा रहा है, उसमें पहले इस्लामी जो तहजीब है, इस्लामी जो तमद्दन है, उस पे अटैक किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पे जो स्कूल्स थे उनमें जो प्रेयर टाइम था, उस प्रेयर टाइम में वहाँ पे दुआ पढ़ी जाती थी, वहाँ पे इस्लाम की बात की जाती थी, नमाज सिखाई जाती थी। उसकी जगह वंदे मातरम लाकर उनको मजहब से और उस कल्चर से दूर किया जा रहा है। तो जो मुस्तकबिल है मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, हिंदुस्तान की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की हर तरह की आइडेंटिटी को जो है वो थ्रेट मौजूद है। और उसकी वजह से वहाँ पे अगर आप गुज़िश्ता सालों में देखें तो बेरोजगारी के साथ साथ खुदकुशी का रुझान भी वहाँ पे बढ़ा है। नौजवानों में जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है वो बढ़ा है, और उनके लिए कोई वे आउट उनको इवन उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनके लिए तालीम के, रोज़गार के तमाम दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में उनसे जॉब्स, उनसे बिजनेस, इवन उनसे प्रॉपर्टीज, उनसे लैंड, सब कुछ छीना जा रहा है। तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसलिए नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है कि जब ये सारे मुकम्मल तौर पे डिसएम्पावर हो जाएंगे तो ये कल आज़ादी की बात नहीं कर पाएंगे, ये कल हक़ खुदारादियत की बात नहीं कर पाएंगे। रोटी रोजी के चक्करों में ऐसा डाल दो कि ये आज़ादी भूल जाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? सही है। ये आज़ादी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि एक आज़ाद कश्मीर के बच्चे को जो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हैं, कि मैं कई से बच्चों को जानता हूं जो इसको यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा और जहां उनका दिल करता है वो पढ़ते हैं, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटियों में उनको कोटा है वो पढ़ते हैं। क्या कोई 1% भी अपॉर्चुनिटी इस तरह की मकबूजा कश्मीर के उस बच्चे और यूथ को हासिल है? थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा। देखें, आज़ाद कश्मीर के लोग और जो हमारे लोग सेटल इन पाकिस्तान हैं वो इंतहाई लकी हैं इस हिसाब से कि हमारे लिए पूरा पाकिस्तान ओपन है, सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं है कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर ही जो है वो जॉब्स लेंगे या आज़ाद कश्मीर के अंदर ही बिजनेस मिलेगा। पाकिस्तान में भी सारे प्रोविंसेस में और फेडरल लेवल पे भी प्रायोरिटी दी जाती है कश्मीर के लोगों को, वो चाहे रेफ्यूजीज हों या आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हों। और इसी तरह जब हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारे स्टूडेंट जाते हैं तो उनको भी वही उसी तरह प्रायोरिटाइज किया जाता है जैसे पाकिस्तान के किसी प्रोविंस से। इसी वजह से हमारा बड़ा, अगर आप देखें तो ये जो यूथ है हमारी बड़ी तादाद में यूरोपियन ममालिक में और यूके में, यूएस में, कनाडा में मौजूद है। इसका कोई किसी तरह का कंपैरिजन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नौजवान को या स्टूडेंट को जो फैसिलिटीज हैं उनसे किसी तौर पे नहीं किया जा सकता। हमारे आज़ाद कश्मीर के किसी बंदे को कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं करनी पड़ती, ये नहीं बताना पड़ता मेरा आने का मकसद क्या है, उसको कोई थ्रेट नहीं है इस वजह से कि वो कश्मीरी है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर के हर नौजवान को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, आने का मकसद बताना पड़ता है, और उसके बाद भी उसकी जो लाइफ है वो थ्रेट में रहती है, उसकी प्रॉपर्टी थ्रेट में रहती है, वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता, उसको जो बिजनेस है वो उससे स्नैच कर लिया जाता है, उसको कश्मीर की बुनियाद पे और मुसलमान होने की बुनियाद पे, दोनों बुनियादों पे वहाँ पे उसको टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें, आज तक कोई एक सिंगल रिपोर्टेड इंसिडेंट पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी कश्मीर के बंदे को कश्मीरी बड़ी तफसील के साथ, बड़ा दलील के साथ बताया कि क्या फ़र्क है, और फ़र्क यकीनन साफ ज़ाहिर है। एक फ़र्क ये है और एक फ़र्क वो था जो हिंदुस्तानी कौम ने, हिंदुस्तान की जुडिशरी ने, हिंदुस्तान के इदारों ने कश्मीरियों के साथ किया जब कुनन पोश पूरा हुआ 1990s के अंदर। 100 से ज़्यादा ख़वातीन की बेहुरमती की गई, उनके साथ ज़्यादती की गई। कोई
کسی قسم کا ریئیکشن ہم نے دیکھا ہندوستان کی طرف سے نہیں آیا. جو کلپریٹس تھے ان کو کھلی چھوٹ مل گئی. آسیہ نیلوفر کے کیس میں ہم نے دیکھا کھلی چھوٹ مل گئی. کلپریٹس کون تھی؟ انڈین آرمڈ فورسز تھی, انڈین اس کو راشٹریہ رائفلز کے لوگ تھے, اور ان کو ایسی لت پڑ گئی, ایسی عادت پڑ گئی کہ اب اس آرگنائزیشن کے اندر بھی کام کرنے والی کوئی مہیلا یا خاتون محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ کرنل رینک کی آفیسر ہو یا جونیئر ٹروپس ہو. ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ کس طرح انڈین آرمڈ فورسز کے اندر جو سیکچول ابیوز ہے وہ کیا جاتا ہے فیمیل کولیگز کے ساتھ, اور اس کا جو اثر ہے وہ اس حد تک پڑ چکا ہے کہ وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہو چکی ہیں. کچھ شارٹس ہیں, ذرا آپ کو کہتے ہیں اس کرنل خاتون جس کا خامد بھی کرنل ہے, جو ان کی جیک برانچ جسے کہتے ہیں, جو لیگل برانچ ہوتی ہے, ان کا تعلق تھا, ان کو کس طرح سے سزا دی گئی کہ انہوں نے آواز اٹھائی. ذرا آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں. ہاسپٹل میں اپنے روم میں بیٹھی تھی, یہ سارے آفسرز آ گئے. بریگیڈیئر کرنل امرجوت کور CO 40 سگنل ریجیمنٹ اینڈ ون مور CO, ون کمانڈر. انہوں نے مجھے میرے وارڈ میں مجھے نیچے باندھ کے رکھا ہے, مجھے زبردستی بٹے سے بلائے جا رہے ہیں. اس پہ لیگل ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں جو یہ ابیوز کا سلسلہ جاری ہے؟ 2013, the Supreme Court had specifically stated that the test ought not to be conducted, that it has no scientific or legal validity. I am also sorry to note that the Internal Complaints Committee, which ought to have been constituted and functional under the Sexual Harassment Act 2013, does not seem to have played any part in this case so far. انڈین میڈیا اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے, ذرا یہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. This is the Indian Air Force officer accused of raping a fellow officer, a rape survivor who alleges that there was a systemic effort by the IAF to discourage her from filing an FIR. What's more, she says she was subjected to a banned two-finger rape examination test, which was nauseous enough for her to relive the trauma of being raped. A junior woman officer posted at the same base has accused the wing commander of raping her at the officer's mess. Both the accused and the complainant are currently stationed at the Air Force Station in Srinagar, Jammu and Kashmir. The case has now been registered under the section 376(2) of the Indian Penal Code. صاحب آپ کو بھی اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کوئی فارمل آرمی, کوئی میکنزم ہوتا ہے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کیسز اگر رپورٹ ہوں, یہ کس طرح کی آرم فورسز ہیں کہ ہر ایک 5-6 مہینے 2-3 مہینے کے بعد کیسز سامنے آتے ہیں, اور ہم 3-4 مہینے اس کو اگر فالو اپ کریں, اس کا دیکھیں اس کو کہ کیا ہو گیا کیس کا, تو ہمیشہ جو سینئر آفیسر ہے اس کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے یاسر, ایک اس وقت تو جو آج ان کی ملٹری ہے, یہ ایک ملیٹنٹ ونگ کا اس کو اگر آپ نام دے دیں, ملیٹنٹ ونگ, یہ بیسیکلی ملیٹنٹ ونگ ہے. انڈیا کس کا ملیٹنٹ ونگ ہے؟ RSS ہندوتوا. اوکے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکچول انڈیا ہے, یہ جو پورٹری کرتے ہیں یا جو شو کیس کرتے رہے پوری دنیا کو اپنا تھرو دیئر, اس کو تو میڈیا بھی میں نہیں کہوں گا, تھرو دیئر فلم انڈسٹری اور آل دیٹ, وہ جو ایک پورٹری کرتے رہے کہ ہم بڑے سیکولر ملک ہیں, انکلوزیو سوسائٹی ہیں, ہم پروگریسو ہیں, ہماری ملٹری بڑی ہے, مائٹ بڑی ہے, جسٹس بہت بڑا ہے سپریم کورٹ میں. تو ان کے جسٹسز, بابری مسجد کا کیس آپ کے سامنے ہے, ٹرین پہ جو ان کے سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز آئے ہیں, جو ان کے ملٹری آفیسرز, اچھا ان کے ملٹری آفیسرز چاہے سروس کے اندر ہیں باہر ہیں, یہ ہر جگہ انوالو ہیں. قطر میں آپ کو یاد ہوگا وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا, 7-8 ان کے نیول آفیسرز تھے. یہ جو کلاؤن ہمارے پاس منکی بیٹھا ہوا ہے کلبھوشن یادو, یہ ان کا ملٹری آفیسر ہے. پھر ان کے یہ جو گرپونت سنگھ کے مرڈر میں جو لوگ انوالو ہیں, پولیس, ہاں, تو وہ وہاں پہ جو یادو نامی شخص ہے وہ ان کا ریزرو پولیس کا آفیسر ہے. ان کو یوز کر, نکل گپتا, تو نکل گپتا کو آپ, نکل گپتا کو تو لائے تھے نا, نکل گپتا کو کنٹرول یادو کر رہا تھا. نکل گپتا کو بزنس مین ہے, ہاں, بٹ ہی از اے ڈپٹی فورس کمانڈر آف دا ریزرو پولیس ایکچولی آن گراؤنڈ, وہ ریئلٹی میں وہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انٹیمیڈیشن اور اس طرح کی, اور یہ ان کا کریکٹر آلریڈی پہلے بھی تھا, ابھی کھل کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں بھارت ایک ڈیپ اسٹیٹ بن چکا ہے. یہاں پہ ابھی آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے, جسٹسز کی بات, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. ان کی ملٹری ایک ملیٹنٹ ونگ بن چکی ہے. وہ اس کی اپنی جو ان کی پرسوٹ کرتے ہیں, جو ان کے ملیٹنٹ, جو ان کے پولیٹیکل ماسٹرز ان کو کہتے ہیں, وہ انہی چیزوں کو پرسو کرتے ہیں. دیر آر سیریس ایشوز ود ان انڈین ملٹری, ان کی لیڈرشپ میں اور ان کے جو جوانوں میں جو ایک گیپ ہے
فالو اپ کا، پھر انٹیمیڈیشن ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو آفیسرز ہم یونائٹڈ نیشن میں ہم اکٹھے سرو بھی کرتے ہیں، تو ان کے آفیسرز سامنے تو نہیں کرتے، لیکن سیریسلی ان کی جو لیڈی آفیسرز تھیں وہاں پہ جو کانگو میں بھی آئی تھی، وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. ان کے گھروں میں اپنے آفیسرز کے ساتھ they don't want to share those facilities. اتنی انسیکیورٹی ہے، اتنی انسیکیورٹی تھی، تو they would ان کا morale پہ کیا اثر پڑتا ہوگا؟ تو of course دیکھیں without going into this is the character which is residing there. آپ ان کی ڈپلومیسی میں دیکھ لیں، یعنی ٹریننگ بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. ان کی شست میں ایک یہ ڈیسیٹ، ظلم اور عورتوں کا جو مقام تھا سوسائٹی میں، ناٹ اونلی دس، آپ دلتس کو دیکھ لیں اور باقی عورتوں کو دیکھ لیں. دنیا کے سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہ انڈیا میں ہوتے ہیں جی. پھر جو ہیٹ میں ان کی جو مسلم ہیٹ میں انہوں نے کشمیری خواتین کے اوپر، ود آل مائی ریسپیکٹ، آئی کانٹ ایون اس میڈیا پہ بیٹھ کے ٹی وی چینل وہ بات نہیں کہ جو ان کے آر ایس ایس کے لیڈرز نے کشمیری خواتین اپنی ماؤں بہنوں، اگر ان کو آپ اون کرتے ہیں، جس طرح وانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کشمیر سے تو ان کا اس کو تو اون ہی نہیں کر رہے. ابھی جس طریقے سے انہوں نے ان کے اوپر ریمارکس پیش کیے ہیں، کوئی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کے ریمارکس ہوں تو پوری سوسائٹی کھڑی ہو جاتی ہے. ہریانہ کا سی ایم تھا جی، جی ہاں، سٹنگ سی ایم. تو کوئی وہاں پہ دیکھیں نہ ہیومن رائٹس کی بات ہوئی نہ کسی کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از ریزائڈنگ ان دا ویری کریکٹر آف دس نیشن. اور کوئی سسٹم بھی نہیں ہے اور کوئی ان کو ہمیشہ سے کلین چٹ مل جاتی ہے. دے آر پارٹ آف دی ایک نیکسس ہے. جب ڈیپ اسٹیٹ کی میں بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز، تمام بڑے، دے آر کنٹرولڈ، اور ایلیٹسٹ جو گروپ ہے ان کا، چاہے وہ سپرا نیشنل ایلیٹ ہو، چاہے وہ آئیڈیالوجیکل ایلیٹ ہو، چاہے پولیٹیکل ایلیٹ ہو، چاہے وہ ٹیررسٹ، وہ پریویل کر رہا ہے. دیر از نو جسٹس ان دس. وانی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا اگر کنن پوشپورہ کے متاثرین کو انصاف مل جاتا، آسیہ کو مل جاتا، نیلوفر کو مل جاتا اور اس طرح کے باقی جو واقعات ان کو مل جاتا، تو کیا آج یہ حالت ہوتی؟ دیکھیں یہ انڈیا کا تو جو اس طرح وہ مقبوضہ کشمیر میں آج یہ حالت تو نہیں ہوتی، مگر مقبوضہ کشمیر میں جو وہ کر رہا ہے، جس طرح کنن پوشپورہ میں 10 سال سے لے کے 80 سال کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں ان کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. ورنہ اس پہ انٹرنیشنل رپورٹس بھی آئی تھی، سارا کچھ ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا ہے، تو مگر ابھی تک انصاف نہیں ہوا. آسیہ نیلوفر کو وہ بھی انصاف، اس پہ تو کتاب بھی لکھی ہے شاید اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا. ڈو یو ریممبر کنن؟ اور بہت ساروں نے شائع کیا. اسار بطول کی کتاب ہے، لیکن ابھی جو 25 کتابوں پہ بین لگا ہے اس میں وہ کتاب بھی شامل ہے. اس میں بھی اس میں بھی وہ ہے، ان کو انصاف نہیں ملا. اسی طرح آسیہ نیلوفر کو کتنے سال ہو گئے انصاف نہیں ملا. میں ایک اور بات کروں، 6 سالہ بچی، اس میں بھی جو تھا فوجی جموں میں آصفہ، اس کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی تھی اس میں بھی فوجی انوالو تھا. تو وہ پتہ بھی، سارا کچھ ثبوت بھی تھے، مگر وہاں کی عدالتیں بھی خاموش، ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا ہے. جس کے ساتھ اور ایسے واقعات جو تو ان کی جو روش ہے اب ان کی آرم فورسز کے اندر جا چکی ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر ان کو جو چھوٹ تھی اب ان کے اندر ہی بیماری پیدا ہوگی؟ دیکھیں ایک تو یہ جو چھوٹ تھی جو مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن زیادتے ہوئے، اب جو انڈیا کے اپنے اندر جو ہو رہا ہے یہ ایک تو وہی ان کے جو یعنی ریپ کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کرنا، اب وہ اپنے اندر ہی یوز کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کے جو کولیگز ہیں، ان کے جو ایئر فورس کے آفیسرز ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو لو رینج کے بھی، کرنل رینج کے بھی، جس طرح اس کے ساتھ نیوی کی تو ایسی سٹوریز آتی ہیں انڈین نیوی کی، وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، ہماری جرنلسٹک نارمز ہمیں اور جو اپنا مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتی ہے. جس طرح وہ معاشرے میں ایسے جو اقدام ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے ہزاروں واقعات بھی ہے اور ان کے اپنے بھی واقعات ایسے کافی سارے ہیں جو اس وقت میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں. مگر مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ جو کوئی شور اٹھاتا کوئی کسی چیز میں، اگر ان کے آپس میں کوئی آفیسر یا کوئی عام سی جو وہاں فوجی ہوتی ہے تو وہ بھی اگر کوئی آواز اٹھائے تو اس کی وہ سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا ہے. وہ اپنے آپ کو انصاف نہیں. تو مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں نا کیا حال ہوگا کہ جہاں پر ہزاروں ایسے کیسز ہوئے اور وہاں پر انصاف نہیں ملتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام تو ہمیشہ جو ہے پسے گئے، اور اس میں جو زیادتیاں جو ہوئی خواتین کے ساتھ وہ آج کی نہیں. آپ نے سنی ہوگی ایک سٹوری سی تھی، گوگا جو تھا ایک ملٹری آفیسر تھا، وہ بھی ایسے واقعات میں ملوث تھا مگر اس کو بھی کچھ نہیں کیا گیا.
तो वो मकबूजा कश्मीर में एक बहुत उसने फौजी था, एक कर्नल था वो भी, तो उसने भी ऐसी ख़वातीन के साथ ज़्यादती, मगर उसके साथ भी जो है ना कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कोई जो है उसको ऐसे उसको, क्योंकि पकड़ा भी गया था एक होटल में उसको कि उससे जो ज़्यादती की थी, तो मगर कोई इंसाफ मकबूजा कश्मीर में जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई या आम लोगों के साथ जो ज़्यादती हुई नहीं मिल रहा है, जो शादतें हुई, बेगुनाह मारे गए, तो उसका असर हमें नज़र आ रहा है। वही नज़र आ रहा है, उनको आपने उसमें पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। नायला साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। बीइंग अ वुमेन, आप क्या समझती हैं कि एक ख़ातून जिस इदारे में वो काम कर रही हो, उस इदारे में इंसाफ ना मिले, फिर वो कितनी बड़ी इदारे की एक शर्म का बायस बनती है कि वो इदारे से वो कंप्लेंट बाहर निकाले और FIR दर्ज करानी चली जाए, क्योंकि इदारे का अपना एक SOP सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उससे वो सेटिस्फाई ना हो, FIR दर्ज कराने जाए, FIR में उसको सेटिस्फेक्शन ना हो, फिर वो कोर्ट के पास जाए कि इनको कहें कि ये FIR कराए, और फिर जब कोर्ट के पास जाए कोर्ट भी उसकी सुनवाई ना करे। तो आप क्या समझती हैं कि ये सिस्टम जो इन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर है या सोसाइटी के अंदर है, ये जिस तरह से जनरल साहब ने बताया कि आपस में एक प्रॉपर निटेड सिस्टम है, तो किस कदर इस सिस्टम की वजह से वहाँ की औरत जो है, हिंदुस्तानी औरत, वो खाइफ है, हैरेस्ड है? जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं सती की रस्म थी हिंदुइज़्म में एक बहुत मारूफ, कि अगर आपका हस्बैंड फोत हो गया तो आपको उसके साथ जला दिया जाता है। आपने कहीं ये एक्सेप्शन, जी सती, आपने कहीं ये एक्सेप्शन नहीं सुनी कि अगर आपका कोई दूध पीता बच्चा है तो आपको 2 साल बाद जला देंगे। इसका मतलब ये है कि उनके ख्याल में एक ख़ातून की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुदा न ख्वास्ता यही है कि वो सेक्शुअली आपके कितने काम आ सकती है और काम नहीं आ सकती। तो ये उनकी अनफॉर्चुनेटली मज़हब के अंदर एम्बेडेड एक मज़हब तो नहीं, वो ज़्यादातर रस्म व रवाजी हैं, उसके अंदर ये एक इस तरह की एम्बेडेड मेंटालिटी है जिसको आपने निकालने की कोई ऐसा कोशिश भी नहीं की है। और यही चीज़ हम उनकी जो सोसाइटी के हर मौके पे देखते हैं। हमने जब पिछले अरसे में देखा था कि मणिपुर का एक वाक़या देखा था, वो सिर्फ एक सेक्शुअल हरासमेंट या रेप का मामला नहीं था, वो उन लोगों की जो वहाँ पे जो गुंडे मौजूद थे उनकी मेंटालिटी को जाहिर करता था। और इससे पता चलता है कि वो माशरा किस किस्म का है। मार्च करवाया गया जो खातून, जी जी एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल ऐसा ही है, और वो वायरल हुआ, 3 महीने तक आपने छुपाया, मगर वो आप अपनी तरफ से तो खातून की बेहुरमती कर रहे थे, मगर असल में वो आप सब की तौहीन थी। और उसके अंदर भी अगर देखें तो वो एरिया जो था उस वक्त इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर था, जो इनकी CRPF है उसके अंडर था ये, और उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा था, लोग वहाँ पे मौजूद थे, they were hand in gloves। एग्जैक्टली। और वो जो खातून की अम्मी थी उन्होंने बाद में बताया भी कि हमने बहुत कोशिश की, अपने हमारे साथ बेटा भी था, बेटे को मार दिया, आर्मी खड़ी रही। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मैं समझती हूँ कि एक कल्चर है वहाँ पर इम्प्यूनिटी का जो हिंदुस्तान की फ़ौज में मौजूद है। और एक ख़ातून की हैसियत से तो क्या ही कहा जा सकता है, एक इंसान की हैसियत से भी अगर आप देखें तो ये बहुत होलनाक किस्म का कल्चर है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी फ़ौजियों को सज़ाएँ नहीं होती हैं, इस किस्म के जो सेक्शुअल हरासमेंट और रेप के मुकदमात होते हैं उन पर रवांडा में, बोस्निया में, अमेरिका में, अबू गराइब जेल आप देखें, वो स्कैंडल आया, उसमें अमरीकी सोल्जर्स जो थे उन पर कोर्ट मार्शल हुआ, उन्हें सज़ाएँ दी गई। लेकिन हिंदुस्तान ये समझता है कि उसकी अपनी फ़ौज जो है वो इन तमाम चीज़ों से बाला है और इम्प्यूनिटी हासिल है उन्हें एक जनरल किस्म की। बिल्कुल ठीक है। राजा सजाद साहब ये फरमाइएगा, क्यों सज़ाएं क्यों नहीं मिलती जी इस तरह के आर्मी ऑफिसर्स को, और अगर नहीं मिलती तो फिर ये कल्चर कहाँ लीड करेगा, किस तरफ जाएगा? ये तो बारबेरियन की किस्म की फोर्सेस बना रहे हैं, ये बारबेरिक किस्म की फोर्सेस बना रहे हैं जी। हिंदुस्तान ने खुद, जो गवर्नमेंट है उसने खुद परमिट दिया अपनी फोर्सेस को कि वो कश्मीर में और जो उसकी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे आज़ादी की तहरीकें हैं वहाँ पे रेप को एज ए वेपन ऑफ वार इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ये वाक़ात वो चाहे सिखों के खिलाफ हुए, नागालैंड में हुए, मिजोरम में हुए या उसके बाद कश्मीर में हुए, तो जो आर्मी की यूनिट्स, जो आर्मी के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनको किसी तरह की सजा नहीं दी गई, बल्कि ऐसे लोग जो वहाँ पे इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे उनको प्रमोशंस भी मिले, उनको सर्टिफिकेट्स भी मिले, उनको अवार्ड्स भी मिले। तो उससे जो हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर ये सोच रखने वाले लोग थे उनकी हौसला अफजाई हुई, और फिर उन्होंने आर्मी के अंदर भी टारगेट करना शुरू कर दिया और सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो जब हिंदुस्तान की स्टेट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस सारे अमल की पुष्टपनाही करेगी
اور جو لوگ اس طرح کے سیکشول ابیوزز میں ملوث ہیں اس کی ریگولر فورسز کے لوگ ان کو سزا دینے کے بجائے تاش کی جائے گی تو ظاہر ہے انہوں نے یہ سارا کام پھر پروموٹ ہوگا اور پھر جہاں پہ بھی ان کو موقع صحیح اس کا بڑا افیکٹ بھی آئے گا یقیناً. ٹو وائنڈ اپ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا آج کے پروگرام کے حوالے سے. تجزیہ، تبصرہ، شارٹس اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.